सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं 6.5 के बारे में। हेल्थ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 अपडेटेड मटेरियल का है और हमारे लेक्चर होने वाला है। और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये लेक्चर 5 होगा। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं जो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो यहाँ पे पहली जो न्यूज़ है वो है रेयर डिजीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अप्रूव करा है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ NPRD 2021। रेयर डिजीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज़ का, बट ये ब्रॉडली डिफाइन करता है डिजीज़ जो कि फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं पॉपुलेशन में। इसमें 3 इंडिकेटर्स है जो आइडेंटिफाई करते हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसमें डिजीज़ है। सेकेंड है उसका प्रेवलेंस कितना है और कितना अवेलेबल और नॉन अवेलेबिलिटी है ट्रीटमेंट ऑप्शन का। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज़ का इंडिया में। WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीज़ एज ऑफन डेवलपिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज डिसऑर्डर जिसमें प्रेवलेंस है लेस देन 10 per 10,000 पीपल, या यहाँ पे 1 per 1000 पॉपुलेशन रहती है। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने डेफिनेशन है जो उनको सूट करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। ऑर्फन डिजीज़ का मतलब क्या है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑफन ये यूज़ होता है ड्रग्स को ट्रीट करने में, उसको ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। इंडिया को अभी स्टिल लेजिस्लेशन चाहिए ताकि वो डेवलप करे ऑर्फन ड्रग्स। नई डिजीज़ डिस्कवर होते हैं हर साल और ये डेटाबेस पे डालते हैं। ऑर्फनेट डेटाबेस जो कि यूरोपियन यूनियन मेंटेन करता है, वो एक्सेसिबल रहता है हर के पास। प्रोविज़न क्या है यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट NPRD के थ्रू इंकरेज करता है, सपोर्ट करता है स्टेट को कि वो इंटरवर्क करे टुवर्ड स्क्रीनिंग और प्रिवेंट करे रेयर डिजीज़ जो फैल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रेयर डिजीज़ के एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल राइट में आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, अटाइका, लोसोसोमल जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका, स्टोरेज डिसऑर्डर, congenital insensitivity to pain, acquired aplastic anemia, muscular dystrophy, multiple sclerosis और Sweet syndrome, pediatric cardiomyopathy। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसके जो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविज़न क्या है इस पॉलिसी में, पहला ये इसका एम है पॉलिसी का, ये लोअर करती है इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेयर डिजीज़ का जो कि इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। सेकेंड है इनेबल करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर पेशेंट्स को रेयर डिजीज़ के जो पोजेस करते हैं। इसके अलावा इंक्रीज़ करता है फोकस इंडिजिनियस रिसर्च और लोकल प्रोडक्शन मेडिसिन पे। कैटेगरी होती है इनकी, ग्रुप 1 में डिसऑर्डर अमेंडेबल होते हैं या अमेनेबल होते हैं, 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ग्रुप 2 में क्या होता है कि अगर मान लो डिजीज़ बहुत लंबे टाइम पे चाह रही है ट्रीटमेंट, तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में रहता है। ग्रुप 3 की बात करें तो यहाँ पे डिजीज़ जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर उस पर हो जाता है ठीक है, बट चैलेंजेस रहते हैं ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन में, बेनिफिट जो बड़ी हाई कॉस्ट होती है इसमें और लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट ट्रीटमेंट का कैसा होता है, यहाँ पे असिस्टेंट जो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो 20 लाख की मिलती है उन पेशेंट को जो सफ़र कर रहे हैं रेयर डिजीज़ में, ठीक है। ये जो आते हैं ग्रुप 1 में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। ग्रुप 1 में डिसऑर्डर जो अमेंडेबल होते हैं 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए, उस ये आता है आपका अम्ब्रेला स्कीम के अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि। RAN स्कीम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फैमिलीज़ को जो BPL के बिलो है
या कुछ सफ़र कर रहे हैं मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, या वो रिसीव कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा बेनिफिशियरी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट वो लिमिटेड नहीं रहेगा सिर्फ बीपीएल के लिए, बट ये एक्सटेंड रहेगा 40% जो पॉपुलेशन है एलिजिबल है एज पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें वो ट्रीटमेंट देते हैं गवर्नमेंट टेरिटरी हॉस्पिटल में। डिजीज़ जो लिस्टेड है ग्रुप 2 में, स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है सपोर्ट पेशेंट को कि वो रेयर डिजीज़ में स्पेशल डाइट जो है या हार्मोनल सप्लीमेंट या रिलेटिवली लो कॉस्ट इंटरवेंशन कर सकती है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव फंडिंग मैकेनिज्म भी है यहाँ पे। प्रोविजन जो वॉलंटरी क्राउड फंडिंग होता है ट्रीटमेंट का सेटअप करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, वॉलंटरी इंडिविजुअल कोऑपरेट डोनर्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स जिसमें रेयर डिजीज़ होती है, स्पेशली जो ग्रुप 3 की कैटेगरी के अंडर आते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निधिन केंद्र की बात करें तो सर्टेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो सर्टिफाइड है एज एन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड करेंगे वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपका रहता है 5 करोड़ के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। निधन केंद्र जो है सेटअप होते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, उनके अंडर एक यूनिक मेथड होता है मैनेजमेंट का और ट्रीटमेंट होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का, जो कि आपका परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग होती है रेयर डिजीज़ की। इसके अलावा करंटली नितिन सेंटर्स जो है सपोर्ट करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग ऑफ रेयर डिजीज़। यहाँ पे क्रिएशन होता है आपका डेटाबेस का रेयर डिजीज़ पे, नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री रेयर डिजीज़ जो क्रिएट करती है ICMR करती है, जो इंश्योर करती है एडिक्वेट डेटा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो डिजीज़ का रहता है वो अवेलेबल रहता है उन इंटरेस्टेड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो क्रिएट करते हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च पाइपलाइन जो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, रिपर्पज करते हैं ड्रग्स का और यूज़ ऑफ बायोसिमिलर्स का रहता है यहाँ पे। फर्स्ट रेयर डिजीज़ डे कौन सा है? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट होता है 2008 में 29 फरवरी में। रेयर डेट जो है एक बार होती है एवरी 4 ईयर्स। उसके बाद से रेयर डिजीज़ डे जो है लास्ट डे ऑफ फरवरी में रहता है। मंथ जो यहाँ पे रहता है वो रेयर नंबर ऑफ डेज पर रहता है। थीम जो रेयर डिजीज़ डे का होता है 2021 का वो है रेयर इज़ मैनी, रेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, रेयर इज़ प्राउड। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। इसके अलावा मलेरिया की बात करें, WHO ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा है रीचिंग ज़ीरो फोरम मलेरिया जो एलिमिनेट करता है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल में। न्यूज़ में और क्या है, यह जो ईयर है थीम का फॉर द डे वो है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। इस ओकेजन में WHO ने एक चीज़ लॉन्च करी थी, एक इनिशिएटिव जिसका नाम है E2025। यहाँ पे 25 कंट्री आइडेंटिफाई हुए कि वो पोटेंशली स्टैम्प आउट करेंगी मलेरिया 5 साल के टाइमलाइन के अंडर। कंट्रीज रिसीव करेंगी सपोर्ट टेक्निकल गाइडेंस जो कि काम करेंगे टुवर्ड्स ज़ीरो मलेरिया। पहले 2017 में WHO ने E2020 इनिशिएटिव लॉन्च करा था जहाँ पे 21 कंट्रीज़ ने सपोर्ट करा था और उन्होंने कोशिश करी थी कि उनको ज़ीरो मलेरिया केसेस मिले विद इन 2020 की टाइमलाइन पे। मलेरिया आप सभी को पता है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड फीमेल एंथोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू फैलते हैं। ये एक प्रिवेंटल और क्यूरेबल डिजीज़ है, ठीक है ना। आउट ऑफ 5 मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट स्पीशीज़ ये भी बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। इसमें है प्लाज्मोडियम फेलिसीपरम, सेकेंड है प्लाज्मोडियम विवेक्स पोज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन। इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2003 और 2004 में लॉन्च हुआ था। अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानीज एनसेफेलाइटिस, काला अज़हर, लाइम्फेटिक
फिलिएरियस आता है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन जो है 2016 से लेकर 2030 तक लॉन्च हुआ था। WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी मलेरिया 2016-2030। गोल जो है NFME का वो है आपका पहला एलिमिनेट करते हैं मलेरिया ज़ीरो इंडिजीनियस केसेस जो कि आपका इंटायर कंट्री में होती है बाय 2030। मेंटेन करते हैं मलेरिया फ्री स्टेटस एरिया में जहां मलेरिया ट्रांसमिट होती है और इंटरप्रेट होती है आपकी। प्रिवेंट करती है रीइंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। इसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से 2022 में वो लॉन्च हुआ था NFME, जो कि स्पेसिफिक फेज एलिमिनेशन पे होती है मलेरिया की। कुछ ऑब्जेक्टिव NSP के जो हैं, पहला है अचीव करता है यूनिवर्सल कवरेज केस डिटेक्शन के। ट्रीटमेंट सर्विसेज जो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं। सेकेंड है स्ट्रेंथन करते हैं सर्वेलेंस सिस्टम। और थर्ड है अप्रोप्रिएट वेक्टर कंट्रोल इंटरवेंशन पे रहती है यहाँ पे। WHO की बात करें तो हाई बर्डन इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी है जो इनिशिएटिव है 4 हाई एंडेमिक स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2019 में। HBHI बेसिकली जो बिल्ड करता है प्रिंसिपल कहता है नो वन शुड डाई फ्रॉम डिजीज़ जो प्रिवेंट हो सकते हैं और डायग्नोस होते हैं, वो इंटायरली क्योरेबल होते हैं अवेलेबल ट्रीटमेंट के साथ। इसके अलावा यहाँ पे मलेरिया स्टेटस देख सकते हैं हम। मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो WHO ने रिलीज़ करी है उसमें ये है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो मलेरिया के केसेस हैं वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में होते हैं। 1.57 लाख कन्फर्म्ड केसेस हैं मलेरिया के और 84.5 रिडक्शन आया है मलेरिया केसेस में। 83.6 रिडक्शन आया है डेथ्स में 2020 में एज़ कम्पेयर टू 2050। रिप्रेजेंट करता है 3% ग्लोबल मलेरिया बर्डन का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बॉक्स ये भी इंपॉर्टेंट है WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी जो कि क्योर करता है मलेरिया 2016 से लेकर 2030 तक। 4 टारगेट में डिवाइडेड है। रिड्यूसिंग मलेरिया केस इंसिडेंस बाय एटलीस्ट 90% बाय 2030। रिड्यूस करता है मलेरिया मोर्टेलिटी रेट बाय एटलीस्ट 90% 2030 तक। थर्ड है एलिमिनेट करता है मलेरिया एटलीस्ट 35 कंट्रीज बाय 2030। प्रिवेंट करता है रिसर्जेंस मलेरिया का बड़े सारे कंट्रीज में जो कि मलेरिया फ्री है। न्यूज़ की बात करें तो एल सल्वाडोर ने सर्टिफाई करा है मलेरिया फ्री। सर्टिफिकेशन मलेरिया एलिमिनेशन जो ग्रांट करा है WHO ने करा है, जहाँ पे कंट्री के पास पावर है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो चेन है इंडिजिनियस ट्रांसमिशन जो इंटरप्ट हुआ है नेशनल वाइड वो एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हुआ है। ग्लोबली टोटल जो है 38 कंट्रीज है, टेरिटरी है जो रीच करी है माइलस्टोन। एल साल्वाडोर फर्स्ट कंट्री बना है सेंट्रल एशिया में और थर्ड बना है जितने भी अमेरिका में है पैराग्वे, अर्जेंटीना, जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है WHO से रिसेंटली। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जूनोज इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस जो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जूनोटिक पैथोजन ह्यूमन इन फूड प्रोडक्शन। मार्केट करता है चेंज जो कि प्रिपेयर्ड हुआ है WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन तीनों को मिला के ये हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जबकि WHO और UNEP सबको पता होगा मोस्टली जो लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन सब नहीं पढ़ा होगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 182 मेंबर्स कंट्रीज़ है। इंडिया उसका मेंबर है, जहाँ पे मैंडेट दे रखे है कि वो इम्प्रूव करे एनिमल हेल्थ और वेलफेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये अचीव करता है ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल एनिमल हेल्थ सिचुएशन पे, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है। डिजीज़ ट्रांसमिशन आता है जो ह्यूमंस पे होती है, अपडेट करता है, पब्लिश करता है डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल मेथड्स जो इंश्योर करता है सैनिटरी सेफ्टी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एनिमल्स पे होती है और प्रोडक्ट्स पे होती है, और ये स्ट्रेंथन करता है नेशनल एनिमल हेल्थ सिस्टम। जूनोसिस की बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO जूनोसिस एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि नॉन ह्यूमन एनिमल्स से ह्यूमन पे जाता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि पैथोजन से एनिमल पे जाता है और फिर एनिमल से ह्यूमन पे जाता है। और ये जूनोटिक पैथोजन बेसिकली बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, फंगल होते हैं, और वो स्प्रेड होते हैं ह्यूमन से डायरेक्ट कांटेक्ट में।
थ्रू फूड, वाटर, इन्वायरमेंट। जूनोसिस डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि फूड के रहते हैं बड़े सारे यूजेस के लिए। कॉजेज ऑफ जूनोसिस क्या है कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एनिमल अडेप्टेशन, माइग्रेशन, वेक्टर्स, लैक ऑफ हाइजीन, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस की बात करें, पैथोजन म्यूटेशन फैक्टर्स जिसकी वजह से अडेप्टेबिलिटी होती है, अर्बनाइजेशन होता है, लेबोरेटरी एस्केप्स होते हैं, कुछ कॉजेज है जूनोसिस के। पॉपुलेशन एंड रिस्क की बात करें, वाइल्ड एनिमल मीट सेलर्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, पीपल लिविंग एडजेसेंट टू वाइल्डनेस एरियाज हैं जिनमें हायर रिस्क है जूनोटिक डिजीज़ का। एग्जाम्पल की बात करें तो जापानीज एनसेफेलाइटिस है, JE, कायसोनर फॉरेस्ट डिजीज़ है, ये कर्नाटका में फैला था, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है। निपा वायरस इन्फेक्शन है, इबोला वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स है, ये सारे जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब होता है एनिमल से जो फैलते हैं। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से सस्पेंशन होता है ट्रेड वाइल्ड एनिमल्स में, स्ट्रेंथन करते हैं रेगुलेटरी बेसिस पे, कंडक्ट करते हैं रिस्क असेसमेंट पे, स्ट्रेंथन करते हैं एनिमल हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम पे, फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, कैंपेन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर्स देखे गए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है जो कंट्रोल करते हैं जूनोटिक डिजीज़। पहला है वन हेल्थ अप्रोच कॉन्सेप्ट, जो वन हेल्थ रिकग्नाइज करा है WHO ने, वो एज अ हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग देखते हैं, वो जो कनेक्टेड है हेल्थ ऑफ एनिमल एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कॉन्स्टिट्यूट करा है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जो कि आपका आता है वन हेल्थ का आइडेंटिफाई करते हैं प्रायोरिटी एरिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म का, जिसमें वायरस आता है, इन्फेक्शन आता है, ट्रांसमिशन आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम, जो है ये स्ट्रेंथन करते हैं डिजीज़ सर्वेलेंस कंट्री में, जो स्टैब्लिश करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो एपिडेमिक प्रोन डिजीज़ पे होते हैं, डिटेक्ट करते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, जो टाइमली और इफेक्टिवली पब्लिक हेल्थ एक्शन को इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये कैरी आउट करते हैं सर्वेलेंस, एंटी माइक्रोबियल यूसेज स्ट्रेंथन करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं, रैशनल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स थ्रू एंटी माइक्रोबियल्स शिप एक्टिविटीज़। इसके अलावा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीज़ है जो कि इसको स्ट्रेंथन करते हैं, और यहाँ पे ये इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करते हैं मेडिकल, वेटनरी, वाइल्ड लाइफ सेक्टर, बड़े सारे स्टेक होल्डर्स जो आपके प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं जूनोटिक डिजीज़ को। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें प्रिवेंशन, इंटरवेंशन और रिकवरी या रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। वन हेल्थ, जिसमें वन हेल्थ में सस्टेनेबिलिटी में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है और इन्वायरमेंटल हेल्थ है। ह्यूमन हेल्थ में आपका आता है एनर्जी, इकोसिस्टम सर्विसेज, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश। एनिमल हेल्थ में फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एग्रीकल्चर और आपका इक्विटी। इन्वायरमेंटल हेल्थ में अर्बनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज आता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो ये सभी को पता होगा मेडिकल ऑक्सीजन, ये कोई नई न्यूज़ तो नहीं रही, पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा फेस करा था शॉर्टेज मेडिकल ऑक्सीजन का सेवरल लोकेशन में कोविड-19 सेकेंड वेव जो आई थी उसके चलते हो। तो ऑक्सीजन सिलेंडर सबको ही पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको भी सेकेंड वेव ने बता दिया होगा। इसमें और पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या है। ये कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है, मेडिकल एयर सिलेंडर्स जो डेडिकेटेड रीफिलेबल कंटेनर्स है जो होल्ड करते हैं ऑक्सीजन या मेडिकल गैस हाई प्रेशर पे, नॉन लिक्विड स्टेट पे। ये फिटेड होता है वैल्यू के साथ और प्रेशर उनका रेगुलेटर होता है। सिलेंडर स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय, कार्बन फाइबर या कंपोजिट मटेरियल के, जो अवेलेबल रहते हैं बड़े सारे स्टैंडर्ड साइजेस पे, और ये कंटेन करते हैं हाई प्योरिटी ऑक्सीजन गैस, और कोई भी अदर गैस नहीं होती है जो अलाउड है इस सिलेंडर के अंदर, ताकि वो प्रिवेंट करे कंटामिनेशन। मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो ये टर्म जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसका मतलब है हाई प्योरिटी ऑक्सीजन, जो कि हॉस्पिटल के और क्लिनिक्स में यूज़ होता है ताकि वो ट्रीट करे बड़े सारे इलनेस
जो कॉज करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ह्यूमन बॉडी में टू ड्रॉप। जनरली कंप्राइज करते हैं मिनिमम 90% ऑक्सीजन, 90% ऑक्सीजन होता है O2, जिसमें 5% नाइट्रोजन होती है और 5% आर्गन होती है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है और वो बड़े सारे वेस में रहती है, जिसमें आता है लिक्विडफाइंग एयर, जो कि एक प्रोसेस के थ्रू होती है, इसका नाम है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन इस मेथड में जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है, इसमें 99.5% प्योरिटी होती है प्योरिटी, और ये मैन्युफैक्चर होता है लार्ज प्लांट्स में, जहाँ पे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ होती है, जो कंप्रेस करती है आपका इस मेथड के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो हमने बात करी है, ये कंप्रेस करती है एटमॉस्फेरिक एयर को, फीड करती है डिस्टिलेशन कॉलम्स में, और ये लिक्विड ऑक्सीजन में होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम इसमें अभी बात करेंगे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में कि कैसे मैन्युफैक्चर होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। पर इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि LMO जो है सप्लाइड होता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये फिर एक प्रोसेस के तहत चलता है जिसका नाम है रीगैसिफिकेशन, जो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में, देन फिर सिलेंडर भरा जाता है। तो इसको पहले ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर समझ लेते हैं कि कैसे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होती है। जो सांस हम लेते हैं उसमें आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर में लेते हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, और बड़े सारे गैसेस होते हैं। जो गैस प्लांट्स में स्टक होते हैं एटमॉस्फेयर एयर में, वो कंप्रेस होती है, और जब कंप्रेस एयर प्योरीफाई होती है और उसमें डस्ट निकाला जाता है और पार्टिकल्स निकाले जाते हैं, तो उसको प्योरीफाइड एयर करते हैं और कूल करते हैं -10 to -15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो गैस होती है अदर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है रिमूव करता है थ्रू बर्निंग प्रोसेस। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर जो रहता है वो कूल करते हैं -165 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद -165 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन को कन्वर्ट करा जाता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर लिक्विड फॉर्म को कलेक्ट करा जाता है क्रायोजेनिक वेसल में या टैंक में, और नाइट्रोजन कलेक्ट करी जाती है सेपरेट टैंक्स में, और उसको फिर एक कूलेंट की तरह यूज़ होता है फॉर द प्लांट। तो इसी तरह से ये मैन्युफैक्चर होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सबको ही पता होगा, मोस्टली जो न्यूज़ में ज़्यादा अवेयर रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस है जो कि डिज़ाइन है कि वो कॉन्सेंट्रेट करे ऑक्सीजन को फ्रॉम एम्बियंट एयर। डिवाइस सारे सराउंडिंग की एयर फिल्टर्स जो है उसको लेता है थ्रू अ सीव नाइट्रोजन ऑब्जॉर्बिंग जियोलिथिक मेम्ब्रेन, और रिलीज करता है नाइट्रोजन को एयर में, और फिर वो आपका रिमेनिंग ऑक्सीजन में रहता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटर जो है अटैच होते हैं विद मल्टीपल ट्यूब्स, जो कि सर्व करते हैं 2 पेशेंट को एट द सेम टाइम, बट एक्सपर्ट रिकमेंड नहीं करते ड्यू टू रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन, PSA प्लांट्स। PSA ऑक्सीजन प्लांट्स जो है एम्प्लॉय करते हैं टेक्नोलॉजी जो ऑब्जॉर्व करती है नाइट्रोजन फ्रॉम एम्बियंट एयर, कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑक्सीजन को फॉर सप्लाई टू हॉस्पिटल। ये हेल्प करते हैं हॉस्पिटल को और वो सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं इन देयर रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल ऑक्सीजन, और रिड्यूस करते हैं आपका बर्डन नेशनल ग्रिड पे जो सप्लाई करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन। ये ऑपरेट करते हैं नियर एम्बियंट टेम्परेचर में, और स्पेसिफिक अब्सॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि ट्रैप करते हैं सब्सटेंस सरफेस पे, जिसमें जियोलिथ्स आते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, ट्रैप करते हैं ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे। ऑक्सीजन जो रिमेन रहती है 92 to 95% जो है प्योर रहती है, वो कंप्रेस रहती है, और ये आपका फिल्ड होती है, आपका दिन फेड होती है ऑक्सीजन पाइपलाइंस पे। तो ये ऐसे प्रोसेस रहता है। डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स में क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी ऑफ O2 सप्लाई की बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटर्स में 90 से 95% रहता है प्योर ऑक्सीजन। सिलेंडर्स की बात करें 99.5% रहता है, तो इसमें ज़्यादा है सिलेंडर्स में। ऑपरेशनल लाइफ स्पैन की बात करें तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन देते हैं, और ये एक पावर सोर्स है जो ड्रॉ करता है एम्बियंट एयर को।
सिलेंडर्स की बात करें तो रिक्वायर करता है कंटिन्यूस रिफिलिंग, ठीक है, तो सिलेंडर्स को बार बार भरना पड़ता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटर्स में आपका लाइक रहता है ऑलरेडी। इसमें बस आपको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप जाते हो पेट्रोल पे, पेट्रोल पंप समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेटर्स को, और सिलेंडर्स को समझ लीजिए जो आपका टैंक पेट्रोल भर के आता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए तो समझ आ जाएगा। सूटेबिलिटी फॉर कोविड-19 पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसी पे रहता है। सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स की बात करें, कॉन्सेंट्रेटर्स की पहले बात करें तो कॉन्सेंट्रेटर्स गुड इनफ रहते हैं माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स को, जिसकी ऑक्सीजन जो लेवल से सैचुरेटेड है, मतलब 80% से 85% से या उससे ज़्यादा, बट एडवाइजेबल नहीं है आईसीयू पेशेंट के लिए। बट आपका सिलेंडर जो है वो यूज़ हो सकते हैं आपके कोविड-19 के हर पेशेंट्स पे, ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। मतलब इमरजेंसी केस पे आप यूज़ कर सकते हो सिलेंडर सीधा। रेट ऑफ O2 सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर्स में कम सप्लाई होती है, लो मॉडरेट पर रहता है, 5 to 10 लीटर्स रहता है ऑक्सीजन पर मिनट। अगर बात करें सिलेंडर्स की तो यहाँ पे हाई रहता है, 25 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट मिल सकता है, तो ये ज़्यादा सही रहता है इमरजेंसी केसेस पे। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबिलिटी में जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। सिलेंडर्स जो होते हैं बल्की और हैवी होते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं होता जो स्टोर करता है ऑक्सीजन को, पर सिलेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर्स ज़रूरत पड़ते हैं जो स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एलएमओ को। लास्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉन्सेंट्रेटर्स आप अभी भी दे सकते हो अमेजोन या कोई सी भी वेबसाइट पे, महंगे होते हैं दैन सिलेंडर्स, बट लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है इनकी लॉन्ग रन पे। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें आपका सिलेंडर्स की तो ये एक्सपेंसिव कम होते हैं, बट इसमें रीफिलिंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कौन से सिचुएशन में यूज़ हो रहा है। आईसीयू पेशेंट की बात करें तो उनके लिए आपका जो बेस्ट रहता है सिलेंडर बेस्ट रहता है, पर जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है और वो काम चला सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, जिनको माइल्ड या मॉडरेट कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए सही रहता है, ठीक है। एजेंडा 2030 की बात करें तो रिसेंटली ग्लोबल एजेंसी जो जैसे WHO है, यूनिसेफ होगी, गावी होगी, उन्हें लॉन्च करा है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 IA 2030 जो वर्क इम्यूनाइजेशन वीक पे है। पहला अवॉइड करते हैं 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। सेकेंड है अचीव करता है 90% कवरेज जो एसेंशियल वैक्सीन के लिए होते हैं, चाइल्डहुड और एडोलसेंट पे रहते हैं। टारगेट बाय 2030 में यहाँ पे रिडक्शन होता है नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन बाय 50%। जीरो डोज चिल्ड्रन जो है वो जिनने रिसीव करी है, कोई भी वैक्सीन नहीं रिसीव नहीं करी थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कंप्लीट 500 नेशनल और सब नेशनल इंट्रोडक्शन होता है नए और अंडर यूटिलाइज वैक्सीन्स का। इसमें वैक्सीन जो कोविड-19 की आती है रोटा वायरस या ह्यूमन पेप्लोमा वायरस आती है HPV। IA 2030 की बात करें तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 एक ग्लोबल विजन देता है, स्ट्रैटेजी फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन फॉर द डिकेड 2021-2030। IA 2030 इन्वर्साइज करता है वर्ल्ड जहाँ पे सब है फुल, यहाँ पे हर कोई हर जगह हर एज में बेनिफिट कर सकता है वैक्सीन को गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए। बेस्ड रहता है लर्निंग पे ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान जो एड्रेस करता है अनमेट टारगेट्स ऑफ GVAP। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान 2011-2020 जो है डेवलप होता है वो रियलाइज करता है एम्बिशन जो डेकेड ऑफ वैक्सीन की है। यहाँ पे इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ जो इन्जॉय करती है फ्री फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज़ जो कि इक्विटेबल है, एक्सेस टू वैक्सीन रहती है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स समिट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया का डिजिटली पार्टिसिपेट करा था 2 days का वर्चुअल समिट जो कि आबू धाबी में हुआ था UAE में। समिट जो ऑर्गेनाइज करता है होप कंसोर्टियम में होता है UAE, जो इन्हांस करता है कोलैबोरेशन वर्ल्ड में, अप्रोच करता है टैकल कोविड-19 पे और इंश्योर करता है हेल्थियर फ्यूचर फॉर ऑल।
कंसोर्टियम की बात करें तो यूएई बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे बेस्ड है, जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में नवंबर के महीने में। ये इन्विसाज करता है, प्रोवाइड करता है कंप्लीट सप्लाई चेन सोल्यूशन जो एड्रेस करता है वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, डिमांड प्लानिंग, सोर्सेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेट करता है वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो वर्ल्ड में है। अबू धाबी पोर्ट जो है मिडिल ईस्ट में लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है कोल्ड चेन की, अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की। यूएई लेवरेज करता है बड़ी सारी कैपेबिलिटीज़ जो इनोवेशन पे होती है, एपी सेंटर पे होते हैं, सॉल्व करता है मिडिल ईस्ट वाइडर वर्ल्ड जो अबू धाबी की थ्रू होती है, सप्लाई चेन गेटवे जो कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट को। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च करा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2014 में निकला था। ये स्ट्रेंथन करता है, री एनर्जाइज करता है, प्रोग्राम अचीव करता है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जितने भी वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है और चिल्ड्रंस है एट द रैपिड पेस पे। एम क्या है, स्पेशल ड्राइव है जो इम्प्रूव करता है इम्यूनाइजेशन कवरेज सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ में, इंश्योर करता है फुल इम्यूनाइजेशन मोर देन 90% बाय दिसंबर 2030, एनहांस करता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल कमिटमेंट टुवर्ड्स एडवोकेसी की मिनिस्टर डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स जो वर्क करते हैं टुवर्ड्स फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ईच सिटी और ईच चाइल्ड की तरफ बात करता है यहाँ पे। रीच ऑल चिल्ड्रन विद UIP वैक्सीन जो कि एज के हिसाब से रहता है। बात कर रहा है रीच ऑल सिटीजन विद ऑल UIP वैक्सीन जो उनकी एज के हिसाब से है एज अ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और जोग्राफिकल एरिया पे, और यहाँ पे फोकस करा जा रहा है 2 साल से ऊपर तक के बच्चों का, और अब जो 2 साल तक हो चुके हैं प्रेग्नेंट वुमेन। बट ये वैक्सीन जो प्रोवाइड होगी चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज तक ही प्रोवाइड करी जाएगी। सस्टेन द गेन्स मेड थ्रू इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये एक रूटीन इम्यूनाइजेशन होगा जो IT बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। यहाँ पे प्लानिंग और फॉलोअप भी होगा। 2017 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था जो इंटेंसिफाई करता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 2019 में IMI 2.0 लॉन्च करा है, एक बड़ा अचीव टारगेट कर रहा है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 272 डिस्ट्रिक्ट में 27 स्टेट्स में, और यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होता है 652 ब्लॉक्स यूपी और बिहार में, जो कि बड़े मुश्किल है रीच करने के एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन। फोकस जो IMI 3.0 का है वो चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन पे है जो ने मिस कर दिए डोज ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड-19। IMI क्लोजली मॉनिटर करता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल लेवल रेगुलर इंटरवल। फर्दर ये रिव्यू होगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा जो नेशनल लेवल पे होगा, और वो कंटिन्यू करता है मॉनिटर करने के लिए हाईएस्ट लेवल जो कि स्पेशल इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति के ऊपर फोकस करता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1978 में, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर हुआ था। 1985 में प्रोग्राम जो मॉडिफाइड हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर हुआ था जो इम्प्लीमेंट करता है फेस मैनर में, जो बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है बाय 1990, जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम था वर्ल्ड में। यहाँ पे UIP की बात करें, इम्यूनाइजेशन जो पेंडिंग रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट 12 वैक्सीन रहता है जो कि प्रिवेंशियल डिजीज़ होता है। नेचुरली जो आपका अगेंस्ट रहता है 9 डिजीज़ के अगेंस्ट रहता है। डायप्टीरिया पर्सनली अगेंस्ट 9 डिजीज़ रहते हैं जिसमें टेटनस, पोलियो, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। सब नेशनली अगेंस्ट रहता है 3 डिजीज़, रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोनिया और जापानीज एनक्लेप्टिस जो इसको प्रोनाउंस करते हैं, आप देख लो ना प्रोनाउंसिएशन कैसा है इसका। UIP टारगेट जो है वैक्सीनेट करना है 2.7 करोड़ न्यू बॉर्न बेबीज़ को विथ प्राइमरी डोज, और एडिशनल 10 करोड़ का जो है कि चिल्ड्रंस विद द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years उनको बूस्ट करे डोजेस। नियरली 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन टारगेट है TT वैक्सीनेशन एवरी ईयर। 2 मेजर माइलस्टोन जो UIP ने अचीव कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन ऑफ पोलियो 2014 में, मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस एलिमिनेशन जो है 2015 में। डिस्पाइट बीन ऑपरेशनल बहुत सारे टाइम से ही, 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2015 में जो
बड़े सारी चीज़ें अचीव करी, बट अभी तक फुली इम्यूनाइज जो हैं वो 65% चिल्ड्रन ही हुए हैं फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। तो ये इसका खामी भी है कि अभी बहुत लोगों को बाकी है। हमारी न्यूज़ ओवर होती है।